हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मास मूवमेंट्स। काफी हद तक हमने ये चैप्टर कवर अप कर लिया है। हमने जाना वेदरिंग कैसे होती है, किस तरीके से वेदरिंग होने के बाद कैसे अर्थ फॉर्म्स में चेंज देखने को मिलते हैं। तो अब उसका एक हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे अब हम मास मूवमेंट पढ़ेंगे, लैंडस्लाइड पढ़ेंगे, इरोजन पढ़ेंगे, तो हम मास मूवमेंट से शुरुआत करते हैं। तो क्या है मास मूवमेंट? मास मूवमेंट मतलब एक पूरा बल्क में जब एक मूवमेंट, यानी कि जैसे कि लैंडस्लाइड सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जब पहाड़ों से पूरा का पूरा चट्टान ही ढह जाती है बरसात में। तो ये जो पूरा का पूरा मास मूवमेंट हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, किस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, ये बदलाव क्यों आ रहे हैं? तो हमने पढ़ा था जैसे कि सनलाइट, रेनफॉल, इन चीजों की वजह से ये सारी चीजों में बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन हम ये सिर्फ एक पहलू पढ़ रहे हैं इन चीजों का, लेकिन जो मेजर रीजन है हमें ये समझना होगा कि जो मास मूवमेंट हो रहा है उस मास मूवमेंट में मेजर कंट्रीब्यूशन, मेजर चेंजेस किस वजह से आ रहे हैं, तो वो अब हम इसमें पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, तो मूवमेंट ट्रांसफर द मास ऑफ द रॉक डेब्रिज। रॉक डेब्रिज यानी कि जो पूरा का पूरा मलबा होता है जो पूरा चट्टानों के साथ बहता है डाउन द स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी को मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है और इसमें आप देखो। तो बेसिक क्या है कि जो मास मूवमेंट हो रहा है ना, उसका जो क्रेडिट जाता है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी हमारे क्या है, जो अर्थ अपने अर्थ सरफेस पे खींच के रखती है ग्रेविटी। अगर मैं बात करूं पूरी अर्थ की, फिजिक्स में जब आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी तो देखिए, ये हमारी अर्थ है। तो हमारा सेंटर ऑफ अर्थ जो होता है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी ऑफ ग्रेविटी होती है। हमारी अर्थ के एकदम सेंटर कोर में सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है। तो इसलिए वो हमेशा ग्रेविटी खींच कर रखती है किसको? हमारे पूरे सरफेस मटेरियल को। तो ग्रेविटी एक सबसे बड़ा मेजर रोल है किसी भी चीज के लिए, किसी भी मूवमेंट के लिए। अगर कोई भी चीज है हम फेंकी तो ये ग्रेविटी नीचे आके गिर रही है। कोई भी चीज है, माउंटेन से स्लोप है, तो सीधी सी बात है ग्रेविटी उसको खींचेगी। तो ये कह देना कि जैसे पानी, हवा, अभी इसमें बताऊंगा मैं कि पानी की वजह से चीजें बह जाती हैं, लेकिन पानी का क्रेडिट नहीं है, ये वजह है ग्रेविटी। ग्रेविटी उस चीजों को खींचती है, हर चीज के पीछे ग्रेविटी होती है। तो ग्रेविटी की वजह से मास मूवमेंट होता है। लेकिन अब मास मूवमेंट हो रहा है तो क्या सिर्फ ग्रेविटी ही एक रोल प्ले कर रही है कि ग्रेविटी है तो चीजें अपने आप गिर रही हैं? तो उसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, एयर, वाटर और आइस डू नॉट कैरी डेब्री विद देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट ऑन द अदर हैंड द डेब्री में कैरी विद इट एयर, वाटर और आइस। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने पूरा लिखा हुआ है। देखिए, एयर, वाटर, आइस के साथ जब ये पूरा मलबा बहता है तो ये जरूरी नहीं है और ये है भी नहीं कि एयर वाटर उसको खींच रहा है। नहीं, ग्रेविटी ही इन चीजों को खींच रही है और उस मलबे के साथ ही ग्रेविटी एयर, वाटर, पानी, इन सारी चीजों को अपनी तरफ खींच रही है। समझ में आया? तो ये कहना चाह रहा है वो। उसके बाद ग्रेविटी एक्सर्ट्स इट्स फोर्स ऑन ऑल मैटर बोथ बेडरॉक एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग। तो ये क्या है बेसिकली कि ग्रेविटी जो है वो क्या है कि जैसे कि मान लीजिए ये माउंटेन है हमारा इस तरीके से, तो ये यहाँ से मटेरियल है, तो इसके नीचे का जो सरफेस है हर एक चीज को, और उसका जो वेदरिंग मटेरियल होता है, कोई भी चीज है उसको, सब चीजों को ग्रेविटी अपनी तरफ खींच कर रखती है, चाहे वो मटेरियल हो या उसके नीचे का उसका सॉलिड मटेरियल हो जो उसको रोक के रखा हुआ है, उसका सरफेस मटेरियल। उसके बाद आता है मास मूवमेंट डन इधर आफ्टर वेदरिंग और नॉट। मतलब कि वेदरिंग हो या ना हो, यानी कि वेदरिंग मटेरियल टूटने के बाद मास मूवमेंट हो सकता है या मास मूवमेंट उससे पहले भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है मटेरियल्स हैव देयर ओन रेजिस्टेंस ऑन स्लोप, सम डिस्टर्बिंग फोर्सेस क्रिएट इट। अब ये ध्यान से समझने वाली चीज है। देखिए, जो मास मूवमेंट हो रहा है, यानी माउंटेन से कहीं से भी चीजें जब बह के नीचे आ रही हैं, टूट के नीचे आ रही हैं, तो उनका अपना खुद का एक ओन रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस यानी कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ये मेरी बॉडी है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इस तरीके से झुक रहा हूं, ये तो मैं, ग्रेविटी मुझे खींच क्यों नहीं रही है? क्यों? क्योंकि मेरा खुद का भी एक अपना बैकबोन का रेसिस्टेंस है जो मेरी बॉडी को इस तरीके से रोका हुआ है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से माउंटेन्स वगैरह में भी हर एक प्रोडक्ट, हर एक चीजों का अपना एक रेसिस्टेंस है। जो रेसिस्टेंस का मतलब वो बेसिकली अपने खुद की जो एक पावर है जिससे अपने आप को उसने रोका हुआ है। जैसे हम भी माउंटेन पे खड़े हैं या हम किसी स्लोप पे खड़े हैं तो हम भी अपने आप को रोक सकते हैं ना, पैर लगा के किसी तरह। तो ये हमारी बॉडी का रेसिस्टेंस है। लेकिन क्या होता है, जब फोर्स बढ़ता है तो रेसिस्टेंस फिर उसका फेल हो जाता है। तो वो बताना चाह रहा है कि जैसे कि अब माउंटेन है, उस पर मटेरियल है, अब बरसात आ गई तो वो कह रहा हूं ना डिस्टर्बिंग फोर्सेस। तो डिस्टर्बिंग फोर्सेस यानी कि बरसात पड़ गई या हवा चल गई बहुत ज्यादा, तो बेसिकली तो हवा का मैटर वो बरसात का होता है कि रेनफॉल हुई तो पानी, फिर मिट्टी बह गई तो चट्टान की चट्टान बह जाती है। जो लैंडस्लाइड वगैरह हम ज्यादातर किसमें, बरसात के महीने में देखने को भी मिलता है माउंटेन्स में। ठीक है। उसके अलावा
वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स, अब कुछ ऐसे वीक मटेरियल्स भी होते हैं। अब ये वीक मटेरियल्स कौन से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे फॉल्ट आ रहा है, कहीं पे चीज ब्रेक हो रखी है, या कहीं पे गैप आ रखा है। जैसे कभी कभार क्या होता है, आपने पहाड़ों में देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है इस तरीके से, तो वहां पे कहीं गैप आ जाता है, इस तरीके से मटेरियल कम होता है ऐसे, तो ऊपर की चट्टान गिरने का डर रखा है, तो इसको हम वीक मटेरियल बोलेंगे हमारे पूरे अर्थ के मटेरियल का पार्ट का। तो उसके अलावा थीनी बेडेड रॉक्स, फॉल्ट, स्टीपिंग डिपिंग बेड्स, वर्टिकल क्लिफ्स, स्टीप स्लोप्स, एब्यूडेंट प्रेसिपिटेशन, या फिर टोरेंशियल रेन एंड स्कार्सिटी ऑफ वेजिटेशन। तो ये सारी चीजें ये किस में आती है, हमारे अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स में। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे से मैं बताऊंगा यहाँ पे। सो बेसिकली एक्टिविटी कॉजेज प्रीसीड मास मूवमेंट। तो मास मूवमेंट होने से पहले किस तरीके से मास मूवमेंट होता है, कैसे कैसे होता है, देखिए कॉजेज अब हम उसके पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं। बुक में यही पॉइंट दिए हुए हैं, मैंने इसको थोड़ा सा अपनी इजी लैंग्वेज में लिख दिया ताकि आपको चीजें आराम से समझ में आ जाए। वो पॉइंट सीक्वेंस वाइज ही बता रहा हूं मैं। देखिए नंबर 1 आता है रिमूवल ऑफ सपोर्ट मटेरियल। तो सपोर्ट मटेरियल क्या, अभी जैसे मैंने बताया ना कि जो पहाड़ है, ये चट्टान है, उसके ऊपर क्या है कि यहाँ पे मटेरियल है, तो उसको सपोर्ट भी मिला हुआ है नीचे से। तो जो सपोर्ट मटेरियल है अगर वो निकल जाएगा, अगर मान लीजिए कोई सामान ऐसे रखा है, अब ये नीचे से सपोर्ट दे रहा है ना इसको, अब यही हट जाएगा तो क्या होगा, ये नीचे जाके गिरेगा। तो वही कहना चाह रहा है रिमूवल ऑफ सपोर्ट मटेरियल। ठीक है। दूसरा आता है इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप, यानी कि स्लोप बढ़ जाना, उसकी हाइट बढ़ जाना। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं माउंटेन्स है, माउंटेन्स की हाइट जो है ना वो हर साल कुछ इंचेस बढ़ती रहती है। अब माउंटेन की हाइट बढ़ेगी तो क्या होगा, स्लोप ज्यादा वैसा बनेगा, तो उसके वजह से भी ग्रेविटी खींच लेती है। तो जैसे अगर आप लोग करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ोगे ना ज्योग्राफी के, तो कभी ना कभी आपको मतलब साल में एक आध बार कोई किसी मंथ का ऐसा करंट अफेयर होगा जिसमें आपको हिमालय के बारे में पता चलेगा कि हिमालय की जो हाइट है वो हर साल इंचेस में बढ़ती रहती है। ठीक है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो हम लोग टेक्टोनिक थ्योरी जो हमने पढ़ी थी कि जब चीजें टकरा रही तो वो माउंटेन बनते हैं। ठीक है, तो वो रीजन हो गया। तीसरा आता है ओवरलोडिंग नेचुरली और आर्टिफिशियली। तो ओवरलोडिंग हो जाना मतलब मिट्टी ज्यादा एक जगह पे इकट्ठी हो जाना। ठीक है। आर्टिफिशियली का मतलब हो गया कि किसी स्लोप पे पहाड़ों में जैसे आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, घर बन गए तो हैवी बर्डन हो जाना, तो उसके वजह से भी। तो पहाड़ों में ही सबसे ज्यादा आपको लैंडस्लाइड वगैरह इसलिए भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है फिर हमारा हैवी रेनफॉल, सैचुरेशन एंड लुब्रिकेशन। तो हैवी रेनफॉल जैसे भी बताया मैंने, बरसात होगी तो चीजें गिरेंगी। लुब्रिकेशन मतलब चीजों का कुछ भी लीक हो जाना, कोई पानी है तो एक तरह से लुब्रिकेंट मतलब, लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को स्लिपरी बना देना, चिकना बना देना। तो पानी हुआ या कोई लिक्विड फॉर्म वहां से निकल जाना, तो जिसकी वजह से ये सिचुएशन आती है किसकी, मास मूवमेंट की। उसके बाद आता है ओरिजिनल सरफेस रिमूवल। ये पॉइंट सेम ही है, रिमूवल ऑफ सपोर्ट मटेरियल तो ओरिजिनल सरफेस रिमूवल, यानी कि वही पहाड़ वाला एग्जांपल हो गया कि पहाड़ है, हाइट है, तो अब ये यहां से जो नीचे का सरफेस है ये पूरा हट गया, तो ऊपर से गिरने के ऑब्वियसली चांसेस बन जाते हैं। ठीक है ना। अगला आता है अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन्स और मशीनरी। अर्थक्वेक सीधी सी बात है, अर्थक्वेक आएगा तो पहाड़ों में चीजें हिलेंगी तो गिरेंगी ना। ये अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा, ये गिरेगा इन चीजें। उसके अलावा एक्सप्लोजन होता है, मतलब पहाड़ वगैरह तोड़ने होते हैं तो बॉम्ब वगैरह ब्लास्ट होते हैं, तो पहाड़ों में आवाज गूंजती है, उसकी वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है। फिर आता है एक्सेसिव नेचुरल सीपेज। तो वही नेचुरल सीपेज यानी कि कहीं से कुछ भी लिक्विड फॉर्म का निकल जाना। जैसे वैसे तो ऑयल वगैरह ज्यादा नहीं निकलते हैं ऐसा, लेकिन कुछ केसेस में होता है, कई बार ऐसा हो जाना, तो जिसकी वजह से देखने को मिलता है। अब जैसे कि जो ज्यादातर बात करूं मैं प्लेट्यूज वगैरह की, तो डेक्कन इंडिया में जो है तो वहां पे मिनरल्स वगैरह निकलते हैं, तो उस तरीके का कोई लिक्विड फॉर्म निकल जाना, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कोई सॉलिड फॉर्म है, कहीं से भी लिक्विड हो रहा है, तो उस चीज में क्या होगा, वो ज्यादातर उस चीज को अपने साथ बहा के ले जाएगी वो। ठीक है। उसके बाद आता है फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स। तो अब बड़े बड़े माउंटेन्स है, कहीं पे लेक बनी हुई है, अब लेक के अंदर पानी का फ्लो ज्यादा बन गया, तो पानी का फ्लो ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो ग्रेविटी खींचेगा और उसको फिर नीचे की तरफ खींचेगा, तो पानी के साथ चीजें फिर बहेंगी और फिर सरफेस को भी बहा के ले जाएगा। क्योंकि पानी, वाटर इज द ओनली थिंग विच डिस्ट्रक्ट ऑल द थिंग, मतलब पानी से ही तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है ना। हिमालय में जब एक्सेसिव वाटर आ जाता है तो कितनी तबाही आती है, तो मूवमेंट कितना होता है चीजों का। आप लोगों ने देखा होगा ना उत्तराखंड वगैरह में बादल फट गए, या फिर जब नदियों में जब ज्यादा पानी हो जाता है तो चीजों को कितनी चीजें बहा के साथ ले जाती है अपनी। ठीक है ना, तो वो भी मास मूवमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद आता है लास्ट हमारा रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे इस पूरे टॉपिक का, मतलब लैंडस्लाइड वगैरह जब आप पढ़ोगे आगे, बाकी इसमें मैं बताया तो रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, या नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है, जैसे कि इसको समझते हैं, देखिए डायग्राम से, ये पहाड़ है, पहाड़ों में आपको काफी सारे पेड़ देखने को मिलेंगे। तो ये जो पेड़ होते हैं ना, इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे, देखिए पेड़ जो होते हैं ना, वो जो उसकी जो जड़ें होती हैं
वो जड़ों को कहीं ना कहीं क्या करती है, इस पूरे के पूरे सरफेस को अपने साथ बांध कर रखती है। ठीक है, अब मान लो आप सारे पेड़ काट दोगे तो जड़ें तो खत्म ही हो जानी है, डेड हो जाएंगी, तो फिर क्या है, वो ढीली पड़ जाएंगी, अपनी पावर छोड़ देंगी, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमें मास मूवमेंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके साथ एक चीज और बताना चाहूंगा, जो ज्यादा बाढ़ देखने को मिलती है प्लेन एरिया में, क्या होता है कि बरसात अगर मान लीजिए पहाड़ों में हो रही है तो पानी, ज्यादा जंगल है तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा पानी, लेकिन ये रहेंगे ही नहीं, जब ये क्या कहते हैं पेड़ ही नहीं रहेंगे तो यहाँ भी पानी कहाँ एब्जॉर्ब करेगा, तो वो लैंडस्लाइड भी आएगा। तो ये दो कारण होते हैं, तो इसकी वजह से लैंडस्लाइड वगैरह देखने को मिलता है। इसलिए पहाड़ों, हिमालयस वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शंस पे काफी बैरियर लगे होते हैं, कि इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में हमारे पूरे पहाड़ है, तो वहाँ पे देखा होगा टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है आजकल। टूरिज्म वगैरह जैसे हो रहा है, जैसे आप मनाली जाएंगे, मैक्लोडगंज वगैरह जाएंगे, हिमाचल में देखेंगे आप, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंक्रोचमेंट वगैरह ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ का वेदर कंडीशन भी बदल रहा है और कहीं ना कहीं वेजिटेशन खराब हो रहा है, तो उसकी वजह से बाढ़ जैसी संभावना भी आने को यहाँ पे देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक, जिसमें मैंने आप लोगों को मास मूवमेंट के बारे में बताया, समझाया अच्छे से। तो आई होप आप लोगों को चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी होंगी अच्छे से। अब हम अगले टॉपिक में थोड़ा हम पढ़ेंगे और लैंडस्लाइड्स के बारे में। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।